हेलो जीएनएम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जो जीएनएम का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है उसका पीवाईक्यू देखने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज मैंने 2015 के क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो ये 2015 के क्वेश्चन है और ये देख सकते हैं आप कि ये एमपी का क्वेश्चन है और इसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है, 75 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर सकें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि संक्षिप्त में टिप्पणी करें, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल मतलब कि लिखना होता है। ये जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो जो सबसे पहले इसमें टॉपिक है वो है एनआरएचएम, टीएनएआई, अंडर 5 क्लिनिक और रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी दो को डिस्कस करना है, पर हम लोग यहाँ चारों को देखेंगे क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एनआरएचएम, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये जो है एनआरएचएम, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। इसको स्थापित करने का उद्देश्य भारत की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को बेहतर एवं उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए इसका स्थापना किया गया था। एनआरएचएम को पूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत अधिक ध्यान ईएजी राज्य व उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश पर अधिक दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह है ईएजी। ईएजी का क्या होता है? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंदर जो राज्य आते हैं, ऐसे राज्य आते हैं जिसमें कि एक्शन लेने की बहुत जल्दी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है सांकेतिक रूप से, मतलब जबकि हेल्थ का डाटा निकाला जाता है तो इन राज्यों का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, जिसमें कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे राज्य आते हैं। तो शुरुआत में इन सभी राज्यों पे ही ज़्यादा ध्यान देना था। तो अगर आगे देखा जाए तो इसे शुरुआत में 18 राज्यों में लागू किया गया था, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक कमज़ोर थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकेतक, यानी कि जो डाटा निकाला गया था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, यानी कि बहुत कम था डाटा स्वास्थ्य यहाँ का। तो जो आगे है कि 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया था। ठीक है, आगे देखें तो इस कार्यक्रम को मार्च 2018 से बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था। शुरुआत में इसे मार्च 2018 तक के लिए रखा गया था, पर इसको बढ़ा के 2020 तक कर दिया गया था। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो अब देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य क्या थे इसको लॉन्च करने के। तो जो उद्देश्य है वो है, सबसे पहला उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो जो बच्चे या मदर जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको कम करना। और फिर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, यानी रोगों की रोकथाम। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक बेहतर और प्रभावी बनाना, ताकि क्योंकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है यही मेनली पीपल को केयर देती है। प्राइमरी केयर इसी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु व किशोर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। जो भी प्रेग्नेंट महिला है, जो भी मदर महिला है, जो अभी मदर बनी है, जो नवजात शिशु है, या फिर जो जवान हैं, जो भी किशोर अवस्था के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। और फिर पोषण स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना, जो भी न्यूट्रिशन है उसको ज़्यादा बेहतर बनाना। और फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से लागू करना, जो स्वास्थ्य नीति है उसको पूर्ण रूप से लागू करना भी इसका मिशन था। फिर इसके स्ट्रेटजी क्या थे कि इन्होंने जो ये सारे उद्देश्य जो उनको पूरा करने थे, वो ये कौन से स्ट्रेटजी के तहत या फिर कौन सी कार्यनीति के तहत ये काम करते थे। इसमें से सबसे पहले इनका आता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि आशा। सबको पता होगा आशा क्या होता है, सबने सुना है। तो इसका क्या है कि आशा की नियुक्ति द्वारा समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य को पहुंचाना। तो ये था इनका पहला। फिर दूसरा था रोगी कल्याण समिति। अस्पताल में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना की गई, ताकि क्षेत्रानुसार
रोगी कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। फिर इसके आगे देखें तो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल में ही जाके अपना डिलीवरी करवाएं। इसके लिए उसे निश्चित नगद राशि भी दी जाती है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं इनके लिए अगर वो डिलीवरी करवाती हैं हॉस्पिटल में जाके तो। फिर इसके आगे है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस में क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर 30 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच सके, इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाया गया। तो 5वां पॉइंट जो है इसमें हम देखते हैं कि नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की गई। इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहे जहाँ पे कि स्वास्थ्य सेवा ना पहुँचे। मोबाइल यूनिट का मतलब होता है चलता फिरता यूनिट, यानी कि ऐसे यूनिट की स्थापना की गई जिसमें कि जो हेल्थ केयर है वो तैयार रहता है हमेशा। जैसे कि मान लो किसी बस में तैयार रहता है, तो जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है मेडिकल यूनिट की, तो वहाँ पे उस बस को लेके जाया जा सकता है, यानी कि पूरा मेडिकल यूनिट ही एक साथ कहीं पे जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल यूनिट। फिर इसके अगला पॉइंट देखें तो फिर है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत 1 साल तक के शिशु व गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ, जाँचें, रक्त व स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत की जाती थी। फिर इसके आगे का पॉइंट देखें तो नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम, यानी कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। तो इसमें क्या किया जाता था कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है या स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है उसमें जनरली आयरन की कमी हो जाती है। तो इसमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं वो 6 से 60 वर्ष तक के बच्चों में लौह जनित एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन व फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट की खुराक दी जाती थी। तो जो 6 से 60 साल के बच्चे होते हैं उसमें आयरन की कमी हो जाती है या फॉलिक की कमी हो जाती है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए इसमें आयरन और फॉलिक एसिड की गोली इसमें खुराक दिया जाता था। फिर इसके अगला पॉइंट देखें तो मातृ एवं शिशु विंग, मैटरनल एवं चाइल्ड विंग। ऐसे जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां पर मातृ व शिशु मृत्यु दर अधिक है, रोकथाम के लिए 100-50-30 वर्ग के पूर्ण मातृ व शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया कि जहाँ पे कि मातृ शिशु या शिशु दर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मदर और बच्चे की डेथ हो रही है, उस एरिया में या तो 100 बेडेड या तो 50 बेडेड या 30 बेडेड, जिस तरह से भी ज़रूरत थी उसके अनुसार से हॉस्पिटल खोले गए थे। फिर इसका अगला पॉइंट देखें तो है ट्राइबल टीबी इरेडिक्शन प्रोग्राम। जो ट्राइबल लोग होते हैं यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनमें जो टीबी रोग होता है उनको उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलाए गए। ये प्रोग्राम जो है 20 जनवरी 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि आदिवासी लोगों में टीबी रोग का उन्मूलन किया जा सके। फिर 10वां और आखिरी जो स्ट्रेटजी है इसका वो है आयुष पद्धति से इलाज। आयुष का मतलब आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेदिक, यूनानी और आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये होता है आयुष का फुल फॉर्म। तो इस पद्धति से ये भारतीय पद्धति कहलाती है। भारतीय पद्धति से इनका इलाज का बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है TNAI। तो हम अपना TNAI देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है TNAI। TNAI क्या होता है? TNAI का पूरा नाम प्रशिक्षित नर्स भारतीय संघ है। इंग्लिश में देखें तो ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले इसका जो नाम था वो एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स था, पर इसको 1950 में बदल दिया गया। और जो TNAI है इसको बनाया गया था 1908 में, और जब बनाया गया था तो उसका नाम एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से था। फिर 1950 में इसे भारत सरकार के द्वारा सेवा संगठन के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है, जो TNAI है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है नर्सिंग व्यवसाय को बढ़ावा देना, जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और एक ये है यहाँ पे एक वर्ड है नर्सों में एस्पिरिट द कॉर्पस।
तो एस्पिरिट द कॉर्पस का क्या मतलब होता है? एस्पिरिट द कॉर्पस का मतलब होता है जैसे कि टीम स्पिरिट बोलते हैं ना, जैसे कि कोई टीम खेल रही है किसी चीज़ के लिए तो बोलते हैं ना टीम स्पिरिट, मतलब एक साथ मिलके काम करना, या फिर अपने लिए एक गर्व की भावना होना। तो वो भावना जो होती है ना उसको बढ़ाने का काम करती है, ये उसी को बोलते हैं एस्पिरिट द कॉर्पस। फिर नर्सों के शैक्षणिक, आर्थिक और व्यावसायिक कल्याण को बढ़ाना। शैक्षणिक मतलब कि उसके जो कॉलेज हैं, फिर आर्थिक मतलब उसके पैसे और सैलरी, और उसके व्यावसायिक कल्याण को जो उसका वर्क फोर्स है उसको बढ़ाने का काम करती है, उसको मैनेज करने का काम करती है। फिर टीएनएआई के का जो उद्देश्य तो पता चल गया, और ये था उद्देश्य। अब इसमें काम क्या क्या होता है टीएनएआई का? टीएनएआई का काम क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो टीएनएआई का काम होता है नर्सों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से देना, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की शिक्षा को शामिल करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो नर्सिंग प्रोफेशन में भी इसका यूज होता है टेक्नोलॉजी का, तो उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना भी ज़रूरी होता है। फिर होता है रजिस्टर्ड नर्सों को सदस्य बनाना, जो टीएनआई का सदस्य बनाना होता है रजिस्टर्ड नर्सों को, ताकि तभी तो वो उसके हेल्प कर पाएंगे सही से, जो भी असिस्टेंस होता है प्रोवाइड किया जाता है इसको नर्स को। फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नर्सों का प्रतिनिधित्व करना, तो नर्सों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगर नर्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रतिनिधि करने का काम ये टीएनएआई करता है। फिर नर्सिंग क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, जो रिसर्च वाले कार्य होते हैं उसको बढ़ावा देने का काम भी टीएनएआई का होता है। फिर नर्सों के कल्याण के लिए विभिन्न बैठक यानी मीटिंग्स, फिर कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजन किया जाता है, ठीक है। फिर नर्सों के कल्याण के लिए सरकारी विभागों से समन्वय बनाना, सरकारी विभाग के साथ मिलकर काम किया जाता है ताकि नर्सों का जो है वो कल्याण हो सके। तो ये थे टीएनएआई के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है अंडर 5 क्लिनिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडर 5 क्लिनिक। तो अंडर 5 क्लिनिक जो है, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि अंडर 5 क्लिनिक में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होते हैं। तो 5 साल से कम के बच्चों के जो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्लिनिक होगा उसको बोलते हैं अंडर 5 क्लिनिक। इस क्लिनिक के द्वारा 5 साल तक के बच्चों को नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक यानी कि थेरेप्यूटिक यानी कि जो उपचार करने वाली चीज़ें होती है, और रक्षात्मक जो रक्षा करने वाली यानी प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं, रक्षात्मक प्रकार की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इस सारी जो सेवाएं होती है वो बच्चों को जो कि 5 साल से कम होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। 5 साल तक के बच्चे निर्बलतम समूह के माने जाते हैं, मतलब कि ये बहुत कमज़ोर समूह के माने जाते हैं, इनको बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होती है। इनमें बीमारियां होने की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। फिर अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा इस उम्र के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उसमें जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। तो जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करना होता है। तथा अंडर 5 क्लिनिक बच्चों के उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास सहायक होता है। तो जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं उसमें सहायता का काम भी करता है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इस त्रिकोण चिन्ह को अच्छे से देखते हैं। तो ये है अंडर 5 क्लिनिक का त्रिकोण चिन्ह। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर जो है वो है रुग्णता में देखभाल यानी कि बीमारियों में देखभाल, फिर निरोधक देखभाल यानी कि निरोध करना, और फिर वृद्धि निगरानी करना, उसके बाद फिर परिवार नियोजन, और सबसे बाहर होता है स्वास्थ्य शिक्षा। ताकि स्वास्थ्य शिक्षा सबसे ज़्यादा जो ऊपरी चीज़ है, जब बीमारी नहीं है तो उस टाइम पे स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, और बीमारी है तब भी स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन सारी चीज़ों की देखभाल अच्छे से हो सके। तो ये होता है अंडर 5 क्लिनिक का सिंबल। तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में बना दें ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके। फिर जो अंडर 5 क्लिनिक है उसमें से जो सेवाएं जो हमने अंडर 5 क्लिनिक के त्रिकोण में देखा वो सारी सेवाओं के हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वो है रुग्णता में देखभाल, निरोधक देखभाल, वृद्धि मॉनिटर देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा। यानी कि जो बीमार होता है यानी कि इलनेस में जो देखभाल करना, प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि जो बच्चे को बीमारी से बचाना, ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चे के ग्रोथ को मॉनिटर करते रहना कि सही से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ताकि जो बच्चों के बीच का जो गैप है वो 3 साल तक का कम से कम हो सके, और हेल्थ एजुकेशन
इन सारी चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेट करना बच्चों को, मदर को, ताकि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो सके। तो ये था हमारा अंडर 5 क्लिनिक। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवतावादी एजेंसी है जो बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो जो ये एक स्वैच्छिक मान्यतावादी संघ एजेंसी है जो कि बीमारियों की रोकथाम करता है, स्वास्थ्य के उन्नयन मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने में, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना, ये भी इनका काम होता है। युद्ध के समय भी यह संस्था मुख्य रूप से आमजनों को राहत की सामग्री पहुंचाती है। जो लड़ाई का समय होता है, वॉर का समय होता है, उस टाइम पे भी ये संस्था जो है वो जो नॉर्मल जो आम नागरिक होते हैं उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब लड़ाई का माहौल रहता है। तो उस टाइम पे भी ये उसकी मदद करती है लोगों की। फिर यह जो स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इस समय में देश की लगभग 700 शाखाएं लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही थी। सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस का प्रतीक चिन्ह होता है। जो बैकग्राउंड होता है, जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल क्रॉस का ऐसे करके उसका चिन्ह होता है, लाल कलर का रहता है ये, ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। फिर देश के राष्ट्रपति इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। इस सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य मानवतावादी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है। जो मानवतावादी जो गतिविधि होती है, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ों का मेन काम होता है इनका, ताकि विभिन्न बीमारियों की रोकथाम की जा सके और स्वास्थ्य पर उन्नत स्तर प्राप्त किया जा सके। जो स्वास्थ्य है उसका जो हेल्थ का लेवल है वो बढ़ सके और मानव का जो पीड़ा है उसको कम किया जा सके। तो ये था हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, जिसकी कि स्थापना 1920 में हुई। इसकी लगभग 700 शाखाएं लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही थी। इसका जो साइन होता है वो वाइट कलर के बैकग्राउंड पे रेड कलर का क्रॉस होता है। उसके बाद देश के राष्ट्रपति इसके सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। इसका काम होता है मानवतावादी गतिविधियों का संचालन करना और ताकि बीमारियों की रोकथाम की जा सके, स्वास्थ्य का उन्नत स्तर प्राप्त किया जा सके और मानव की पीड़ा को कम किया जा सके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है और आज का वीडियो हम इतना तक ही रखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसके और भी पार्ट्स आपको आगे मिलते रहेंगे और हम लोग सिर्फ ये तो 2015 का है और हम इसके आगे का भी इसको ख़त्म करके इसके आगे का भी PIQ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।